जी वेरी गुड आफ्टरनून। आज फिर से करंट अफेयर के सेशन के अंदर दोबारा से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आज हम उनको कवर करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर जैसे लास्ट लेक्चर था बेटा हमारा, तो एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जिस तरह से पैराग्राफ आपको रहेगा, एक पैराग्राफ से किस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को डिराइव करना, किस तरह से क्वेश्चन आपको पुट किए जा सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हुए आज हम जो सेशन है उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो आज के सेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सबसे पहले फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये किसको दिया गया, छोटी सी न्यूज़ है। उसके बाद गिरमिटिया जो है ये न्यूज़ में है, ये क्यों न्यूज़ में है। देन आएगा हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब अगर देखा जाए तो आज के टॉपिक के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो होगा इसे हम हाईलाइट करके चलेंगे, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इट मीन्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लॉ के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो एग्जाम है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी टॉपिक आएगा उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे अमेंडमेंट्स की बात भी होगी। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। अगेन यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे बात करेंगे हम हाई कोर्ट की। जितने भी कोर्ट हैं इंडिया के अंदर उनके जो जजेस हैं उनका रिमूवल किस तरह से रहेगा। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ये टॉपिक अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक भी है और न्यूज़ में भी है, तो इट मीन्स हमें इसे भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हम इसे देखेंगे। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025, हमें ये देखना है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस कंप्लीट सेशन के अंदर हमारी जो दो न्यूज़ हैं वो रिलेटेड हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, और बाकी जो न्यूज़ है वो हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो इट मीन्स जो ये दो टॉपिक हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एज वेल ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये पार्ट है। तो इसे हम थोड़ा डेप्थ में जाके करेंगे, क्लियर। तो आज की जो न्यूज़ है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले फिजी के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। अंडरस्टैंड करते हैं कि है क्या। प्रेसिडेंट मुर्मू कौन, द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें जो कि 2 दिन की विजिट पे थे फिजी के लिए, डिस्क्राइब करा गया एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डीप टाइज ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड फिजी। तो यहाँ पे आपके कंटेक्स्ट के अंदर जो आपको अपने सेल्फ एंड पे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो क्या, सबसे पहले फिजी का आपको देखना है लोकेशन। इंडिया के कंटेक्स्ट में फिजी की डायरेक्शन क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में। उसके बाद फिजी किस कॉन्टिनेंट का पार्ट रहेगा, फिजी की लैंग्वेज क्या है, वहां की करेंसी क्या है, और क्या फिजी खुद कैपिटल है या फिर फिजी की कोई कैपिटल है। ये आपको अपने सेल्फ एंड पे, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको अपने सेल्फ एंड पे करने हैं। तो अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है किसको, द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो बस इतनी बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट न्यूज़ के हमारी कंप्लीट हो गई, छोटी सी न्यूज़ है बिल्कुल। नेक्स्ट आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गिरमिटिया। अब जो गिरमिटिया है ये वर्ड डिराइव करा गया है गिरमित से, विच इज अ करप्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जो है उसका एक करप्टेड फॉर्म जो है वो क्या है, गिरमिटिया। कहने का मतलब है यहाँ पे जो ट्रेडर होगा वो और जो लेबर क्लास होगी वो, उनके बीच में एक होएगा अग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के अंदर एक तरह से बंधुआ मजदूरी। यहाँ पे होगा क्या, जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये बिल्कुल जब स्टार्टिंग वाला 18s वाला टाइम चल रहा था तो कहते जो ब्रिटिशर थे वो यहाँ के लोगों को लेकर जाते होते थे लेबर क्लास की फॉर्म में काम करवाने के लिए, और वहीं से ये टर्म चलती आ रही है गिरमिटिया गिरमिटिया गिरमिटिया। अब लेबरर्स की बात हो रही है जो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, प्रोनाउंस करा गया है एग्रीमेंट एज अ गिरमित। जो एग्रीमेंट होता था ट्रेडर और लेबर क्लास के बीच में,
ट्रेडर मतलब जो ट्रेड करना जानते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं वो हो गए। ट्रेडर्स और लेबर्स के बीच में जो होता था एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को क्या बोला गया? गिरमित बोला गया। और जो लोग इस एग्रीमेंट को कर रहे हैं उन लेबर क्लास के लोगों को टर्म क्या दी गई? गिरमितियास। क्या टर्म दिया गया? गिरमितियास। अब अग्रीमेंट जो है ये वर्कर साइन करते थे एग्रीमेंट को, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता था फार फ्रॉम फेयर, they were often tricked or coerced into taking these contracts expecting better employment opportunities, but were subject to severe exploitation and oppression in foreign lands। मतलब भारत से बाहर जाकर ये लेबर क्लास के लोग काम करते थे। अब लोग जो बाहर जाते थे उनकी दिल की तमन्ना क्या थी कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाकर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा फेयर जो है वो हम वहाँ से चार्ज करें, अच्छे पैसे हम कमाएं। लेकिन होता क्या था? जो ट्रेडर्स थे वो उनको धक्के से ये काम करवाते थे, और धक्के से काम करवा के काम ज़्यादा करवाएंगे, पैसा कम देंगे। तो ये जो बेचारे लेबर क्लास के लोग जो थे गिरमितियास, ये दबके रह गए। तो दबके रह गए तो कहने का मतलब बेटर एम्प्लॉयमेंट चाहते थे लेकिन मिली नहीं। अपना देश भी छोड़ के जा रही हैं, अपना देश छोड़कर जो दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा कौन है? गिरमितियास। अब ये जो हमने फिजी की बात करी है, ये फिजी जो है ये इसी चीज़ के लिए फिजी में जाके द्रौपदी मुर्मू ने ये जो गिरमित वर्ड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन गई। तो ये जो गिरमितिया वाला पार्ट है, ये गिरमितिया वाली न्यूज़ आपकी वो जो द्रौपदी मुर्मू को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, उसी के दौरान यहाँ से न्यूज़ निकल कर आई है किसकी? गिरमितिया की। नेक्स्ट आ जाओ। गिरमितिया जो है रिसेंटली मेंशन किया गया था न्यूज़ के अंदर, तो कहते हैं ये कौन से ग्रुप के लोग हैं? इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनीज। ये वो लोग हैं जिनको ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर यहाँ से एग्रीमेंट करवा के उधर भेजा गया काम करवाने के लिए। ज़्यादा काम करवा के कम पैसा दिया गया। बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ये लोग थे लेकिन इनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं। अच्छा पैसा कमाना चाहते थे लेकिन अच्छा पैसा मिला नहीं। इधर से ब्रिटिशर्स ने इनको घुमा फिरा कर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, एग्रीमेंट साइन करते थे, जिस एग्रीमेंट को नाम क्या दिया गया? गिरमित। और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते थे, जो एग्रीमेंट साइन करते थे किनके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, उन लोगों को क्या बोला गया? गिरमितियास। तो आई थिंक तीनों बातें आपको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आप इन शॉर्ट बोलेंगे PRIs। क्या बोलेंगे? PRIs। अब बात यह है कि ये न्यूज में क्यों है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है और उस रिपोर्ट को नाम क्या दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्या नाम दिया है? फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द रिपोर्ट discuss the fiscal position of PRIs for the year 2020 से लेकर 2021 तक से लेकर 2020-21 से लेकर 22-23 तक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर किसकी बात करी गई है? फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसकी बात करी गई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश करा किसने है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आ गया। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और उनके फाइनेंसेस जो हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले 73rd कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ जो आया कब? 1992 के अंदर। इससे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करा गया PRIs को 3 लेवल्स पे, 3 लेवल पे PRI क्रिएट करा गया और मैंडेट करा गया कि सेटअप करा जाएगा पंचायत का, जिसके जो पंचायत थी उनको आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 243 उनके लिए क्रिएट करा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जगह दी गई किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। और आर्टिकल जो इनको एलोकेट करा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल दिया गया आर्टिकल 243। नेक्स्ट आया पंचायत जो है, इन्हीं पंचायत को हम कंसिडर करते हैं अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा?
कि हमारे पास जो डिवीजन ऑफ पावर है, जो फेडरलिज्म है, वहाँ पे हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट, द सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड द लास्ट वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर उन सब्जेक्ट्स को मेंशन करा जाता है जिन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का टारगेट, लॉ बनाने का पूरा काम, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसको दिया गया है, सेंटर को। मींस यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पे कानून बनाने का हक यूनियन का होगा। स्टेट सब्जेक्ट्स के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे लॉ बनाने का जो राइट है वो किसका होगा, स्टेट का होगा। कॉन्करेंट के ऊपर सेंटर एज वेल स्टेट दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो आंसर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर ऑफ पीआरआईज की बात करें तो टोटल 2.62 लाख पीआरआई हैं इंडिया के अंदर, विद 2.55 लाख ग्राम पंचायत हैं, 6707 मंडल पंचायत हैं, 665 जिला परिषद हैं एज ऑफ अक्टूबर 2023 तक का जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 3 टियर्स सिस्टम बन रहा है। ग्राम पंचायत बन रहा है, मंडल पंचायत और जिला परिषद। इट मींस कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3 लेवल पे स्ट्रक्चर हो गया ना ये। नेक्स्ट आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत, ये लोकेट करा गया। आर्टिकल 243H ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस फॉर द पंचायत by securing authorization from state legislature from grants in aid to the panchayat from the consolidated fund of that particular state। अब यहाँ पे हमारे पास 3-4 बातें हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन वाइज आपको बता रही हूँ कि अभी तक हमने जितना रीड करा, पहले इसको ये जो बचा हुआ है इसे कंप्लीट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इट एम्पावर्स द पंचायत, कि जो पंचायत हैं अंडर आर्टिकल 243H वो लगा सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं, मतलब इम्पोज कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं और एलोकेट कर सकती हैं टैक्स, ड्यूटीज, टोल एंड फीस, कि कहाँ से कितनी चीज चार्ज करी जाएगी। अब हम जरा देखें एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जो न्यूज के अंदर फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वहां से हमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जो है बेटा ये बात करता है किसकी, विलेज पंचायत की। तो क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे पहले विलेज पंचायत के ऊपर जो आर्टिकल हमें बता रहा है, विलेज पंचायत की जो बात कर रहा है जो आर्टिकल, वो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 अंडर पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 40 जो है वो बात करता है किसकी, विलेज पंचायत की। और विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें आर्टिकल 40 के अंदर किसने दिया, तो आंसर गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। अब आप लोगों को पता है कि डीपीएसपी जो हैं वो बाइंडिंग नहीं है लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि डीपीएसपी के अंदर जो प्रोविजन दिए रखे हैं वो इंप्लीमेंट करने जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं। डीपीएसपी सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, स्टेट वेलफेयर के लिए बनाई हुई पॉलिसीज होती हैं। डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं होता, ना लोगों पे, ना स्टेट पे, ना गवर्नमेंट पे, किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है। अब डीपीएसपी में ऑलरेडी बात करी गई है विलेज पंचायत की, तो इट मीन्स जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पंचायती राज होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। तो नहीं था, बेशक आर्टिकल 40 मेंशन था वहां पे, तो आर्टिकल 40 किसका पार्ट था, डीपीएसपी का, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं था। बाइंडिंग ना होने की वजह से उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जगह नहीं मिली। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ा, टाइम पीरियड आगे बढ़ने के साथ साथ हमें महसूस हुआ कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल फॉर डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट लेवल है वो कहाँ पे है, विलेज
के अंदर बैठा है। और विलेज के अंदर डेमोक्रेसी को चलाने के लिए हमें, अगर वो डेमोक्रेसी चलानी है विलेज के अंदर, तो वहां पे पंचायत होनी चाहिए। बट हों कैसे, प्रोविजंस आए कहाँ से, क्योंकि ये तो डीपीएसपी के अंदर गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है और ये कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को फील हुआ एक अर्ज, और वो फील क्या हुई अर्ज, कि हमें करनी पड़ेगी एक अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट ने बेटा एक अमेंडमेंट करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 73rd अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट को करा कब गया, 1992 के अंदर करा गया। और इस अमेंडमेंट से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अगर आ गया तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए अगली बात क्या बोली गई कि इन्हें कोई आर्टिकल भी तो एलोकेट करना पड़ेगा ना। तो आर्टिकल दिए गए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। कहां से लेकर कहां तक के आर्टिकल, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक के आर्टिकल। अब अगली बात क्या बोली गई कि इसके लिए हमें पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट ऐड करा गया। पार्ट कौन सा ऐड करा गया, 9। तो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और उसके अंदर पार्ट 9 में कौन सा आर्टिकल डाला गया, 243 से लेकर 243O तक, जो कि डील करता है किससे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने एक स्केड्यूल ऐड करा, और वो जो स्केड्यूल था वो था कौन सा, स्केड्यूल नंबर 11। 11 स्केड्यूल जो था उसे ऐड करा गया, जो बात करता है किसकी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। सारी बातें क्लियर हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन गए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल के बेस्ड है, आंसर आर्टिकल 40। दूसरी बात, आर्टिकल 40 जो है वो बात किसकी करता है, आंसर विलेज पंचायत की करता है। थर्ड, विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट किसके कॉन्सेप्ट से डिराइव करा गया है, तो आंसर गांधीयन प्रिंसिपल। फोर्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो कब प्रोवाइड करा गया, तो आंसर अंडर 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 73rd अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था वो कब एविडेंस में आया, आंसर 1992 में एविडेंस में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 73rd जो है 1992 में जो करी गई, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा गया, आंसर आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। नेक्स्ट, कौन सा स्केड्यूल ऐड हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आंसर स्केड्यूल नंबर 11। नेक्स्ट, पार्ट कौन सा ऐड करा गया, आंसर पार्ट 9। पार्ट 9 जो है उसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से डाले गए, 243 से लेकर 243O। पिक्चर क्लियर, यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया। अब ये जितनी बातें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं इनके लिए आपने नोट्स बनाने हैं, एक्स्ट्रा वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी बात आगे क्या हुई कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसे लेकर कुछ एक कमेटीज फॉर्म करी गई। अब कमेटीज की जो फॉर्मेशन करी गई वो कमेटीज कौन कौन सी थी, तो आपने कमेटीज को लर्न ऐसे करना है छोटे से फॉर्मूला से। बैगले, क्या फॉर्मूला बताया, बैगले। अब देखो इसे लर्न कैसे करना है, जैसे मैंने करा था अपनी स्टडी के टाइम पे। तो हम एक गांव में घूमने गए, गांव मतलब पंचायत, गांव मतलब विलेज। तो विलेज के अंदर हमें क्या मिलेगी, पंचायत। अब गांव के जो बच्चे हैं, ट्रेंडी बैग्स तो उन बच्चों के पास होते नहीं है ना, बेचारे बड़े बड़े बैग से उठाए होते हैं सारी बुक्स वगैरह उसी के अंदर, तो बेचारों के पास ट्रेंडी बैग नहीं है। आप इधर हमारे चंडीगढ़ में देखो तो चंडीगढ़ के अंदर बच्चे मतलब इतना पढ़ते नहीं है, उनको बैग ट्रेंडी से ट्रेंडी चाहिए। तो हम गए गाँव के अंदर, वहाँ पे जो बच्चे थे हमने देखा कि यार बेचारे मतलब ट्रेंडी बैग भी नहीं यूज़ कर पा रहे। तो हमने बोला कि बेटा बैग ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, ये बैग तू ले ले। पंचायत गाँव के अंदर हमने जाके बोला बैग ले, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ ये ट्रेंडी बैग, बैग ले। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी से बलवंत राय जी मेहता कमेटी। फर्स्ट कमेटी आई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लाया जाए या ना लाया जाए, उसके लिए रिकमेंडेशंस मांगी गई थी। इसलिए डिफरेंट टाइप की कमेटीज जो हैं वो डिफरेंट टाइम पर एविडेंस में आती हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय जी मेहता कमेटी एविडेंस में आई कब? 1957 के अंदर। इनकी जो थी रिकमेंडेशन, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन के अंदर क्या बोला? रिकमेंडेशन में एक बात बोली गई कि आप हमारे गांव के अंदर 3 टियर गवर्नमेंट लेके आओ जी। 3 लेवल का स्ट्रक्चर होना चाहिए पंचायत का। तो किस तरह से लर्न करना है? ये देखो एक पिरामिड आ गया, इस पिरामिड की 3 डिवीजन करें आप, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे जो बेसिक लेवल यहां पे है, यहां पे हूं ग्राम पंचायत, डन। उसके बाद यहां पे हो मंडल पंचायत या फिर ब्लॉक समिति। तो फर्स्ट लेवल पे क्या हो? ग्राम पंचायत। सेकंड लेवल पे क्या हो? ब्लॉक समिति। और सबसे ऊपर हो जिला परिषद। सबसे टॉप पे ये होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सबसे नीचे, ग्राम पंचायत से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर जिला, इस तरह से होना चाहिए। किसने बोला? बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने बोला। नेक्स्ट आ गया ए से आई सेकंड कमेटी अशोक मेहता कमेटी 1977 के अंदर। अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि देखो, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप 2 लेवल का स्ट्रक्चर ले आओ ग्राम के अंदर। सबसे नीचे हो, ऊपर हो जिला परिषद, और जो बेसिक लेवल है यहां पे हो मंडल पंचायत। तो इन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं करी, इन्होंने किसकी बात करी? मंडल पंचायत की। और मंडल पंचायत क्या होता है? जब 10 to 15 विलेजेस को मर्ज कर दिया जाए तो मिलकर जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? मंडल पंचायत बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ जी से आ गई थर्ड कमेटी, वी, ये वी विक्ट्री आएगा बेटा, GVK राव कमेटी। अब GVK राव कमेटी जो हुई, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो जी पंचायती राज को, साथ में कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन भी दे दो। नेक्स्ट आया L, फोर्थ कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। इन्होंने बोला 1986 में आई है और ये आई थी 1985 के अंदर। अब जो 1986 के अंदर आई LM सिंघवी कमेटी, उन्होंने क्या बोला कि यस, बिल्कुल राइट बोला जा रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की डिमांड है वो भी सही है, पावर ऑफ टैक्सेशन की बात हो रही है वो भी सही है। अब इन सब कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें करनी पड़ी एक अमेंडमेंट, कौन सी? 73rd अमेंडमेंट 1992, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस अमेंडमेंट से दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हो गया। इसी वजह से स्टेटस देने की वजह से हमें पार्ट 9 ऐड करना पड़ा, आर्टिकल देने पड़ गए पंचायती राज को 243 से लेकर 243O तक के आर्टिकल देने पड़ गए, और एक स्केड्यूल जो था इन्हें एलोकेट करना पड़ गया, वो था स्केड्यूल नंबर 11, इन्हें एलोकेट करना पड़ गया। साथ में 29 आइटम्स पंचायती राज के अंदर ऐसी मेंशन करी गई जिनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो आई थिंक आपको सारी बात समझ आ गई है। उसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस किस तरह से करा गया 2021-22, 22-23 की रिपोर्ट के अंदर ये सारी बात किसमें है? न्यूज़ के अंदर इस टाइम पे चल रही है। डन। तो आई थिंक बैकग्राउंड सारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो पावर ऑफ टैक्सेशन की बात करी गई है ये किस पे करी गई है? आर्टिकल 243H फाइनेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट
आर्टिकल 243 आए, ये क्या कर रहा है बात, ये कह रहा है कि एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाए हर 5 साल के बाद, जो कि रिव्यू करे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी पंचायत की, और अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो क्या क्या रिकमेंडेशन दी जा सकती हैं जिससे फाइनेंशियल पोजीशन जो है उस पंचायती राज की उसे जबरदस्त रखा जाए, या दोबारा से मतलब इस तरह से बनाया जाए कि आने वाले टाइम के अंदर वो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने साथ कैरी करके चले वो पर्टिकुलर पंचायत। तो कितने साल के बाद? फाइनेंस कमीशन 5 इयर्स के बाद। अगर यही फाइनेंस कमीशन की बेटा हम बात करें सेंटर लेवल पर, तो याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन जो है इसका आर्टिकल है आर्टिकल 280, हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को करा जाता है अपॉइंट, और इसे अपॉइंट करता है, इस कमीशन को बनाता कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का इस कमीशन को बनाना उनकी फाइनेंशियल पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पार्ट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है आफ्टर एवरी 5 इयर्स फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से सेंटर लेवल के अंदर आपका फाइनेंस कमीशन है, वैसे ही स्टेट लेवल के अंदर भी क्या होता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन। हिमाचल का अलग, पंजाब का अलग, हरियाणा का अलग, इस तरह से। नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज बीबी, ये मैंडेट करता है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं needed to augment consolidated fund of the state and supplement पंचायत resources to the president। तो कहने का मतलब है जो आपके स्टेट हैं सेंटर लेवल पे, आपको मैंने 3 फंड बताए थे। कौन कौन से 3 फंड बताए थे? सबसे पहले हमने करा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फिर हमने करा था कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फिर हमने करा था पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया। तो जिस तरह से सेंटर लेवल पर 3 फंड्स हैं, सेम इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी क्या होते हैं? 3 फंड। स्टेट अपना खर्चा फिर यहां से करेगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के अंदर जाएगा। डन, आई थिंक सारा समझ आ चुका है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसी पंचायती राज वाली न्यूज के ऊपर। तो सबसे पहले, द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया was constitutionalized through which amendment? कौन सी ऐसी अमेंडमेंट हुई जिस अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करा गया? तो सबसे पहले आ गया 42nd अमेंडमेंट 1976, बिल्कुल नहीं, बट याद रखना है कि 47th अमेंडमेंट 1976 को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी अमेंडमेंट? 42nd अमेंडमेंट 1976, क्योंकि बहुत सारे न्यू प्रोविजन जो थे इस अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करे गए थे। नेक्स्ट आ गया 44th अमेंडमेंट 1978, बिल्कुल नहीं। 86th अमेंडमेंट 2002, बिल्कुल नहीं। लेकिन 86th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? एक्सक्यूज मी, जय माता दी। हाँ, 86th अमेंडमेंट 2002 से क्या करा गया था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी इसे करा गया था ऐड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को मिलनी चाहिए कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। डन, कौन सी अमेंडमेंट से? 86th अमेंडमेंट 2002 से। उसके बाद आ जाओ 73rd अमेंडमेंट 1992, यस बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम जो था इंडिया के अंदर, इसे क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आ गया 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ? 1992 के अंदर आया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया पंचायती राज सिस्टम को। पार्ट 9 इंसर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 243 से लेके 243 तक के 243 ओ तक के आर्टिकल आ गए। 11 स्केड्यूल ऐड हो गया और 29
सब्जेक्ट्स अंडर रखे गए PRI, जहाँ पे इन्हें टैक्स कलेक्ट करने का राइट प्रोवाइड करा गया। तो आई थिंक सारा समझ आ चुका है आपको, ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत के अंदर पंचायती राज सिस्टम के फादर किन्हें माना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी को, बलवंत राय मेहता को, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर राजीव गांधी को? तो हमें पता ही है आंसर इसका, बलवंत राय मेहता कमेटी को। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में आई थी, इन्होंने क्या रिकमेंड करा था, मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी दिया। 3 टियर लेवल का गवर्नमेंट होना चाहिए पंचायती राज के अंदर, जिसमें सबसे बेसिक लेवल पे हो ग्राम पंचायत, उसके ऊपर हो पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति। तो पंचायत समिति को नाम दिया गया ब्लॉक समिति, और जिला परिषद, और उन्हें बोला गया फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। डन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत के अंदर वो पहला ऐसा कौन सा स्टेट हुआ जो कि इम्प्लीमेंट करता है पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर? यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, या फिर तमिलनाडु हुआ? तो हमें आंसर पता ही है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, मीन्स राजस्थान। राजस्थान ऐसा फर्स्ट स्टेट हुआ जो इंप्लीमेंट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार। कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर, ये थी डेट, क्योंकि यही महात्मा गांधी का बर्थ डेट भी माना जाता है, ठीक है। तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट था पंचायती राज का, विलेज पंचायत वाला कॉन्सेप्ट आर्टिकल 40 के अंदर, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी। और कब इंप्लीमेंट करा गया? 1959 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद था आंध्र प्रदेश, जिसने इसको फॉलो करा। तो पहला जो स्टेट था, फर्स्ट स्टेट जिन्होंने इंप्लीमेंट करा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, वो हुआ हमारा राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट, 2 अक्टूबर। और ईयर कौन सा था? 1959। 2 अक्टूबर ही क्यों रखा गया? क्योंकि विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी से लिया गया, उनके प्रिंसिपल से लिया गया, और उनके महात्मा गांधी का जो बर्थ डेट था वो इन्होंने सोचा कि शायद से सबसे बेटर डेट होगी इस चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए। और सेकेंड जो स्टेट हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बोला गया? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? तो कहने का मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर विमेन की रिजर्वेशन की बात जो कर रहे हैं वो कौन सा आर्टिकल क्या कर रहा है? क्या वो आर्टिकल 243A है, या क्या वो आर्टिकल 243D है, या वो आर्टिकल 243E है, या वो आर्टिकल 243M है? तो आपको आर्टिकल बताना है। तो आर्टिकल कौन सा है? आंसर है हमारा आर्टिकल 243D। आर्टिकल 243 मैंडेट करता है रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेटर एक्सटेंडेड टू 50% इन मेनी स्टेट्स। तो कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ सीट जितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी होंगी उनका 1/3 सीट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व करी गई हैं। किसके लिए? वुमेन के लिए रिजर्व करी गई हैं। और कुछ स्टेट्स के अंदर ये रिजर्वेशन जो है वो अप टू 50% तक भी एक्सटेंड हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। द टेन्योर ऑफ, अब देखो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया है। द टेन्योर ऑफ पंचायत अंडर 73rd अमेंडमेंट, पंचायत का टेन्योर पूछा हुआ है और किस अमेंडमेंट से? 73rd अमेंडमेंट से। तो कहने का मतलब है जो 73rd अमेंडमेंट से पंचायत का टेन्योर है वो कहते हैं फिक्स करा गया है। क्या वो टेन्योर 3 इयर्स का है, या वो टेन्योर 3 इयर्स ना होकर वो टेन्योर 4 ईयर का है, या वो टेन्योर 5 ईयर का है, या फिर वो टेन्योर 6 ईयर का है? अब इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। तो कहने का मतलब है अगर दिमाग लग गया फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा, और अगर ना लगा तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। सोचो जरा क्या हो सकता है? 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। तो हमें अंडरस्टूड ही आंसर
5 ईयर। बेटा जैसे लोकसभा का चलता है सेम उसी तरह से तो गांव के अंदर क्या है, इलेक्शन होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया, पंच मेंबर्स हो गए, इन सब का, ठीक है। तो उसी बेस के ऊपर हमने इस सिस्टम को देखना है। तो कहने का मतलब है आंसर कितना हो गया, 5 ईयर्स हो गया। आर्टिकल 243E, आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, 243E आर्टिकल जो है ये एक फिक्स्ड 5 ईयर टर्म की बात करता है। किनके लिए, पंचायत के लिए, एट एवरी लेवल। इफ डिसॉल्व्ड अर्लियर इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 6 मंथ। तो कहने का मतलब जिस तरह से लोकसभा अपने टाइम से पहले डिसॉल्व अगर हो जाती है तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। सेम उसी बेस के ऊपर, उसी रिदम के ऊपर काम करेगी कौन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 5 इयर्स का टेन्योर चलेगा। अगर बाय चांस वो अपने प्रॉपर फिक्स टाइम से पहले डिसॉल्व हो गई तो क्या ये सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है पंचायती राज, आंसर यस। क्या लोकसभा सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है, आंसर यस। क्या राज्यसभा सब्जेक्ट टू डिसॉल्व है, आंसर नो, बिकॉज जो आपका राज्यसभा है वो क्या है, परमानेंट चेंबर है, परमानेंट हाउस है। डन। नेक्स्ट आ जाओ, और कितने मंथ के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ इनको इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, which schedule of the Indian Constitution lists the functions of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा ऐसा स्केड्यूल है जो बात करता है फंक्शन ऑफ पंचायती राज की। क्या वो 9th स्केड्यूल है, या वो 10th है, 11th है, या 12th है। तो अब आंसर हम लोगों को ऑलरेडी इसका पता है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आंसर करवा दिया इसका। 11th स्केड्यूल है। अब जरा पहले हम ये देख लें कि 9th स्केड्यूल जो है, 9th स्केड्यूल किससे डील करता है। तो 9th स्केड्यूल क्या बताया था आपको मैंने, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस लैंड रिफॉर्म्स, इनसे करता है डील स्केड्यूल 9th। 10th की बात करें तो ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से। 11th बात करता है पंचायत की, और 12th बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज की। डन, ठीक है। तो कहने का मतलब है म्यूनिसिपैलिटी से डील करते हैं आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक के आर्टिकल्स। और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो किस स्केड्यूल के अंदर फॉल कर रही है, 12th स्केड्यूल के अंदर फॉल कर रही है। और अगर पूछा गया कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो किस पार्ट में इंक्लूड होंगी, तो पार्ट 9A, पार्ट 9A आर्टिकल 243 से लेकर 243ZG तक। और 12th स्केड्यूल म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। और लास्ट क्वेश्चन आ गया कि जो तो आपकी हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उनको प्रोवाइड करी गई हैं 29 फंक्शनल आइटम, जहां पे वो है सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। और अगर हम बात करें म्यूनिसिपैलिटी की कि म्यूनिसिपैलिटी को कितना दे रखे हैं फंक्शनल आइटम्स, 18 फंक्शनल आइटम्स जो कि सब्जेक्ट टू टैक्सेशन होंगे। डन। तो म्यूनिसिपैलिटी को है 18 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे जिनके ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट म्यूनिसिपैलिटी का है। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को दे रखा है 29 फंक्शनल आइटम्स। डन, गेम ओवर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है हमारा 145th लोकसभा एंड 63 राज्यसभा एमपीज साइन अ मोशन टू इम्पीच। इम्पीच मीन होगा हटाना, मीन रिमूवल, रिमूव करना, जस्टिस यशवंत वर्मा को, जो कि एक हाईकोर्ट जज हैं। ये न्यूज आर्टिकल है हमारा। तो सबसे पहले इस न्यूज आर्टिकल के अंदर हम रीड करते हैं कि इम्पीचमेंट है क्या। इम्पीचमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, वर्ड यूज होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिमूवल वर्ड हम यूज कर रहे हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो आर्टिकल 61 के अंदर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको हटाने के लिए वर्ड यूज करा जाता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का सेम मीनिंग वही है, रिमूवल। तो अब जरा हम देखते हैं कि इम्पीचमेंट है क्या। तो इट मीन्स, पहले सबसे पहले आप एक बार टर्म इसको पढ़ के देखो कि क्या लिखा हुआ है जल्दी से। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास द टर्म इम्पीचमेंट मीन द प्रोसेस followed in deciding the removal of a person in a position from exercising all the parts and responsibilities that the position demands. The entire process of removal is impeachment. इंडिया के अंदर impeachment जो है वो दो कंटेक्स्ट के अंदर यूज होता है, impeachment of president, impeachment of judges. However, the constitution doesn't use the word impeachment for removal of जजेस। इंडिया के अंदर इंपीचमेंट मैंने सिर्फ आपको बताया अंडर आर्टिकल 61। इंपीचमेंट का मीनिंग वही है, रिमूवल, मतलब हटाना। अब जो इंपीचमेंट है आर्टिकल 61 के अंदर वर्ड डायरेक्ट लिखा हुआ है इंपीचमेंट, और वो बात करता है किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी सीट से हटाने की। अगर हम बात करें जजेस के, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहते हैं उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं करा है इम्पीचमेंट किनको हटाने के लिए, रिमूवल ऑफ जजेस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट वर्ड किसके लिए यूज करा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो कहने का मतलब न्यूज आर्टिकल में तो इम्पीच लिखा हुआ है, बट अगर हम पूरा डेप्थ में जाएं न्यूज के तो मतलब रिमूवल वर्ड आएगा, ना कि इम्पीचमेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ग्राउंड क्या है रिमूवल ऑफ जजेस के? ये जो इन्होंने लोकसभा वालों ने, राज्यसभा वालों ने मिलकर एक मोशन पास करा है, उसके अंदर ग्राउंड्स क्या क्या हैं। अगर किसी जज को हमने उनकी सीट से हटाना है तो उसके लिए ग्राउंड्स क्या क्या है हमें वो देखने हैं। तो सबसे पहले आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 आर्टिकल यहाँ पे बनते हैं। एक आपने याद रखना आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 बात करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस। ठीक है, पनिशमेंट के बेस के ऊपर कभी भी किसी जज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि भाई इसको पनिश करा जा रहा है इसलिए इसको ट्रांसफर कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होता है, लेकिन जजेस के कंटेक्स्ट के अंदर ये ऐसा नहीं होता। तो जजेस की जो ट्रांसफर है, जो जनरल ट्रांसफर मानी गई है, वो किस आर्टिकल के अंदर फॉल करेगी, आर्टिकल 222 के अंदर फॉल करेगी। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भारत का एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जो बात कर रहा है वो हम देख रहे हैं, और आर्टिकल 218 प्रोवाइड करता है लीगल बेस क्या है रिमूवल ऑफ जज के, और कौन से जजेस, सुप्रीम कोर्ट के भी और साथ साथ में हाई कोर्ट के भी। तो कौन से दो आर्टिकल, 124 का क्लॉज 4 और 218। डन, नेक्स्ट आ जाओ। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया में रिमूवल जो है उसको परमिट करा जाता है ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी। अगर मिसबिहेवियर प्रूव हो जाए, और दूसरा उनकी अयोग्यता, मतलब इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी को अब ये मतलब नहीं है कि बंदे ने पहले लॉ करी हुई थी, उसके बाद वो जज बन गए और एग्जाम क्लियर कर लिया, जज बन गए, बाद में उनकी लॉ जो है वो कैंसिल हो गई। नहीं नहीं नहीं, इनकैपेसिटी का मतलब बेटा ये है कि बाय चांस हो सकता है उनको दौरे पड़ने शुरू हो जाए किसी जज को। ये थोड़ी ना पता है कि करते करते क्या हो जाए, लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, इनकैपेसिटी के अंदर कंसिडर करेंगे। डन। अच्छा, तो क्या क्या बताए, एक हो गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दूसरा क्या हो गया, इनकैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द टर्म प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये दोनों टर्म डिफाइन नहीं करी गई हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। जनरली मैंने आपको मीनिंग बता दिया, तो कहने का मतलब है डिफाइन कहीं नहीं है, बट ग्राउंड मेंशन करे गए हैं कि ग्राउंड होंगे दो, एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। डन, नेक्स्ट आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट अब जो है बहुत सारे केसेस के अंदर विलफुल मिसकंडक्ट ऑफिस के अंदर, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस जो कि इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड वुड कॉन्स्टिट्यूट मिसबिहेवियर। इनकैपेसिटी here means a medical condition that may include physical और mental incapacity, यही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ जाओ, रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस क्या चलेगा। अब प्रोसेस की बात हम करते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो कि आया कब था, 1968 के अंदर, लगाएं यहाँ पे 5 स्टार।
रेगुलेट करता है वो प्रोसीजर फॉर रिमूविंग अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। तो क्या कौन सा है एक्ट ये? जज इंक्वायरी एक्ट। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ये आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ये जज इंक्वायरी एक्ट जो है वो है क्या, बोलता क्या है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ये बात करता है, किसकी बात कर रहा है? रेगुलेट करता है ये प्रोसीजर को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना किस तरह से, उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले इनिशिएशन किस तरह से होएगी इस एक्ट के अंदर, जो रिमूवल है उसकी इनिशिएशन किस तरह से इनिशिएट करा जाएगा। मतलब न्यूज़ के अंदर अभी हमने पढ़ा है क्या, हमने बोला कि 145 जो लोकसभा के लोग हैं वो राज्यसभा के लोग हैं, इन लोगों ने मिल बांट कर एक मोशन पास करा, हमने उसकी बात करी। तो क्या बोल रहे हैं? रिक्वायर्स अ मोशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 MPs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा और 50 MPs इन राज्यसभा। लेकिन हमने क्या बोला है न्यूज़ के अंदर, अभी इनिशिएट करने के लिए एटलीस्ट 100 MPs आपको रिक्वायर्ड हैं। कहाँ पे? लोकसभा के अंदर। और 50 कहाँ पे है? राज्यसभा के अंदर रिक्वायर्ड है। अब जरा हम टॉप मोस्ट जो न्यूज आर्टिकल था इसके बेस के ऊपर हम उस पे चलते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा है 145 लोकसभा एंड 63 राज्यसभा MP साइंड अ मोशन टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट जज। और मिनिमम कितने रिक्वायर्ड हैं? लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50। तो देखो मिनिमम क्राइटेरिया तो पूरा हो चुका है, क्योंकि जहां पे 100 होने चाहिए वहां पे 145 ऊपर चल रही हैं लोकसभा के अंदर जिन्होंने साइन करे हैं, और जहां पे राज्यसभा के अंदर 50 होने चाहिए वहां पे 13 मेंबर ऊपर चल रहे हैं। तो 63 मेंबर्स कर चुके हैं। तो इस क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है कि लोकसभा के अंदर से कितने और राज्यसभा के अंदर से कितने। डन। तो नेक्स्ट आ जाओ, द चेयरमैन या स्पीकर may after due consideration and consultation admit or refuse to admit the motion. If admitted, a 3-member committee of inquiry would be constituted. अब यहाँ पे बेटा 2 वर्ड लिखे हैं, द चेयरमैन एंड द स्पीकर। अब अगर हम बात करें लोक सभा की, तो लोकसभा के अंदर जो होंगे स्पीकर, यही तो होंगे यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो ये होंगे यहाँ के चेयरमैन। चेयरमैन यहाँ के क्या होंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो कहने का मतलब है ये राज्यसभा के जो चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये होते कौन है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही हैं जिन्हें हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरी आती है ना बेटा, वो भी इसी नाम से आती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से सैलरी आती है। किसको? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। गेम समझ आ गई? चलो, तो क्या बोला गया? कहते अगर चेयरमैन मतलब राज्यसभा के चेयरमैन, स्पीकर मतलब लोकसभा के स्पीकर, इसे कंसिडर करके, इस मोशन को कंसिडर करके और कंसल्ट करके अगर एडमिट कर लेते हैं, तो मतलब इसे एडमिट करना या इस मोशन को रिफ्यूज करना, ये टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। तो अगर इस मोशन को एडमिट कर लिया गया कि इनको हटाना है, तो 3 मेंबर कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। 3 मेंबर कमेटी मतलब कमेटी ऑफ इंक्वायरी, उसे कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, कमेटी ऑफ इंक्वायरी है क्या? इसके अंदर CJI होंगे या सुप्रीम कोर्ट जज होंगे। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी तो यही चलती है ना। क्या चलती है? 33+1 1 इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 क्या है? अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। डन। अच्छा, तो इस कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे? CJI होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होगा?
ऐसी पर्सनालिटी जो बाल की खाल उधेड़ना जानते हो उन्हें हम बोलेंगे लॉ के अंदर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ज्यूरिस्ट वर्ड लग रहा है, उसका मतलब यही है कि लॉ प्रैक्टिशनर होगा वो बंदा, लॉ की नॉलेज रखने वाला होगा। या तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट वर्ड यूज होगा या फिर एमिनेंट पर्सनालिटी ये वर्ड यूज होगा। पिक्चर समझ आ गई? नेक्स्ट आ जाओ। इन्वेस्टिगेट करेंगे ये चार्जेस, फ्रेम करेंगे एलिगेशन, कौन कौन से एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं जिसकी वजह से वो जो मोशन है वो एविडेंस में आया है। तो कहने का मतलब एलिगेशन वही प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब अब ये कमेटी डिसाइड करेगी कि जो जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो मिसबिहेवियर कवर अप कर रही हैं या जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो इनकैपेसिटी को कवर अप कर रहे हैं। डन। नेक्स्ट एग्जामिन करेंगे एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेसेस को। नेक्स्ट आ जाओ पार्लियामेंट्री वोट। ईच हाउस, अब पार्लियामेंट्री वोट होएगी, कमेटी बैठगी। देखो सबसे पहले एक मोशन आएगा, सबसे पहले एक मोशन इनिशिएट होगा। अब मोशन को अगर आपने लोकसभा के अंदर इनिशिएट करना है तो एटलीस्ट लोकसभा की टोटल मेंबरशिप में से 100 मेंबर इनिशिएट करें। अगर 100 से एक भी कम मेंबर हुआ मतलब 99 तो वो मोशन इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा। तो लोकसभा से एटलीस्ट 100 मेंबर जो हैं वो इनिशिएट करें, राज्यसभा से एटलीस्ट 50 मेंबर्स जो हैं वो इनिशिएट करें। उसके बाद ये मोशन लोकसभा के अंदर स्पीकर के पास जाएगा। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा, अगर राज्यसभा में इनिशिएट करा गया तो इट मीन्स राज्यसभा के अंदर 50 मेंबर्स और वहाँ पे कौन देखेंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखेंगे। अगर वहाँ से ये मोशन पास हो गया तो क्या बनेगी? एक कमेटी बनेगी, 3 मेंबर कमेटी बनेगी जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो होंगे। चीफ जस्टिस अगर हैं तो चीफ जस्टिस के साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो डाले जाएंगे, साथ में डाले जाएंगे एक एमिनेंट पर्सनालिटी, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट डाले जाएंगे। अच्छा, अब इनको डाल दिया गया तो ये क्या एग्जामिन करेंगे कि जो जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए गए हैं उनको एग्जामिन करेंगे, क्रॉस विटनेस जो हैं उसको देखेंगे। ये सब कुछ देखने के बाद अब क्या होगा? जो वोट है पार्लियामेंट के अंदर वो करी जाएगी। अब उसको हम देखेंगे। ईच हाउस मस्ट पास द मोशन विद एटलीस्ट 2/3 of the members present and voting and more than 50% of the total membership in favor। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल हाउस के अंदर 500 मेंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? मैं 545 नहीं कर रही, अदरवाइज कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है? तो मैं सिंपल करके बता रही हूँ। मान लो हाउस के अंदर 500 मेंबर्स हैं। अब 500 में से प्रेजेंट हैं 400 और 400 में से सिर्फ और सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं 300। तो 300 जो वोट कर रहे हैं, इन 300 का 2/3, ठीक है जी? तो ये हो गई मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। अब 2/3 करके तो कहने का मतलब है सीधा इधर आ गया 100 इंटू 200 एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन फेवर। अब कहने का मतलब अगर टोटल मेंबरशिप थी 500 तो 500 का 50% कितना हो गया? 250 बस। बट क्या लिखा हुआ है? मोर देन 50%। तो कहने का मतलब 500 का हाफ तो हो गया, 50% तो हो गया 250, तो हमें मोर देन 50% चाहिए। तो कहने का मतलब है 1+1 चाहिए हमें, क्योंकि जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो आपकी बोलती यही है 50% + 1। तो कहने का मतलब 50% हो गया 250, उसमें +1 कर दो 251। तो कहने का मतलब 251। बट आप ये देखो यहाँ तो मेंबर ही 200 है, तो इट मीन्स ये तो पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी किसी हाउस के अंदर कोई स्पेशल वोटिंग होनी होती है उस टाइम पे विप इशू कर दी जाती है हाउस के अंदर कि भाई, इस विप का मतलब क्या होता है? WHIP। विप का मतलब होता है कि भाई एक ये स्पेशल दिन है, इस स्पेशल दिन के ऊपर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, और अगर इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उस टाइम हर बंदे को आना है। तो अब अगर मान लो 500 मेंबर्स हैं, उसमें से अब प्रेजेंट कितने हैं? 490 प्रेजेंट हैं। और वोट कितने कर रहे हैं? तो वोट कर रही हैं
480, स्टेटमेंट चेंज कर दी, 490 प्रेजेंट है, वोट कितने कर रहे हैं 480, तो 480 का अब 2/3 कर लो आप, समझ गए। अब 480 का 2/3 जब हम कर देंगे तो हमें पता ही है कि क्या होगा, समझ गए। तो कहने का मतलब है हो ही जाएगा, गेम खत्म ही हो जाएगी। डन जी, समझ आ गया। तो कहने का मतलब है 160 इंटू 2 आपने ये कर दिया ना, तो 320 बन गया। तो कहने का मतलब है मोर देन 50%, 251 चाहिए थे आपको, 251 चाहिए थे, उधर 320 आ तो गए, बस गेम खत्म। इसलिए विप इशू करी जाती है ताकि नंबर कहीं कम ना हो जाए। पिक्चर समझ आ गई। ये तो चलो मैंने एक रफ आइडिया आपको सिर्फ एक कैलकुलेट करने के लिए बताया है, अदरवाइज इसको तो चलो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाया है कि लिखा गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ईच हाउस सेपरेट उस मोशन को पास करेगा। motions must pass the motion at least 2/3 of the members प्रेजेंट कितने हैं, उसमें से वोट कितने कर रहे हैं, और जितने वोट कर रहे हैं वो मोर देन 50% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का इन फेवर। इफ बोथ द हाउस अग्री द प्रेसिडेंट इशू द रिमूवल ऑर्डर। तो क्वेश्चन क्या बना कि जज का रिमूवल ऑर्डर जो है उसे इशू कौन करते हैं, आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इसके ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो प्रोसेस है आपने बस उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग किस तरह से होएगी। अगर कमेटी को ये लगता है कि जज जो है वो नॉट गिल्टी है, तो मतलब गिल्टी फाउंड अगर नहीं होती है उस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी को, तो मैटर जो है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब इस सारी बातों से हमें ये क्लियर हो गया कि एक प्रोसीजर जो है इम्पीचमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज सेम एज दैट फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हमें जो पूरे का पूरा मेथड बताया गया है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो सेम मेथड चलेगा, हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो भी सेम मेथड चलेगा रिमूवल के लिए। डन। नेक्स्ट आ जाओ, अब रिमूवल ऑफ जजेस जो होती है इंडिया के अंदर, पास्ट केसेस इसके अंदर कौन कौन से, तो आपके लिए पास्ट केसेस लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जस्टिस रामास्वामी 1993 के अंदर इनका केस आया। इन्हें एक्यूज पाया गया फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी के लिए, और इनका जो मोशन था वो फेल हो गया क्योंकि लोकसभा के अंदर एब्सटेन कर लिया गया था फ्रॉम वोटिंग। एब्सटेन करने का मतलब क्या है, लोकसभा के अंदर इनके अगेंस्ट वोटिंग ही नहीं हो पाई, मेंबर्स ने अपने आप को एब्सटेन कर लिया, अपने आप को दूर कर लिया कि हम नहीं वोटिंग करेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, मोर देन 50% अगर वो होता ही नहीं है तो वो मोशन ही ड्रॉप हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये हुआ जब इनके अगेंस्ट ऐसा हुआ कांड। नेक्स्ट आ जाओ, जस्टिस सुमित्रा सेन 2011 के अंदर इनको हटाने की कोशिश करी गई, जिनको गिल्टी पाया गया करप्शन का, इम्पीच इन राज्यसभा बट रिजाइन बिफोर लोकसभा डिस्कशन। राज्यसभा जो था उसने तो पास कर दिया, लेकिन इससे पहले कि लोकसभा के ऊपर इन पे डिस्कशन हो उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया, उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, जस्टिस एस के गांगली। तो एस के गांगली जो थे 2015 का इनका केस है, क्लियर्ड बाय अ कमेटी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट चार्ज। तो सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज जो था वो कमेटी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया था। नेक्स्ट आ जाओ, जस्टिस पर्दीवाला। तो जस्टिस पर्दीवाला जो थे 2015 का केस, मोशन ड्रॉप्ड आफ्टर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन रिजर्वेशन वेयर एक्सपंग। तो कहने का मतलब है कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन मैटर है, तो पता ही है आपको क्या बनेगा। यहाँ पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी अपनी तरफ से कि क्या यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ गया जस्टिस CV नागार्जुना 2017 का केस। ये थे एक दलित जज, एक्यूज्ड ऑफ, सॉरी दलित जज नहीं थे, एक्यूज थे ये। इन्होंने मतलब विक्टिमाइज किया था एक दलित जज एंड फाइनेंशियल मिसकंडक्ट इन्होंने करा। द मोशन जो इनको हटाने का था वो फेल हो गया था ड्यू टू इनसफिशिएंट सिग्नेचर, उसकी वजह से फेल हो गया। नेक्स्ट आया जस्टिस दीपक मिश्रा 2018 का केस। राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया था इनका मोशन प्राइमरी ही स्टेज के ऊपर, जो प्रीलिमिनरी स्टेज थी, सबसे पहली स्टेज थी, उसी स्टेज के ऊपर इनका जो मोशन था उसे कैंसिल आउट कर दिया गया, उसे ड्रॉप आउट कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है हाई कोर्ट के साथ
स्टेट के अंदर। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है 124। तो आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है किससे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम बात करें जब इनके रिमूवल की बात आ रही है तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 प्लस आर्टिकल 218 ये बात करता है। यहाँ पे बात करी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है हाई कोर्ट के साथ स्टेट के अंदर। तो आंसर आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आर्टिकल 214 जो कि प्रोवाइड करता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। कौन करता है चीफ जस्टिस को अपॉइंट और बाकी जजेस को अपॉइंट। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, जी नहीं। क्या गवर्नर ऑफ स्टेट करते हैं, नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, तो आपको पता ही है आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन, उसको ध्यान से देखना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को और अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट को, बट कंसल्ट करते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ स्टेट से। मतलब अगर स्टेट के अंदर इन्होंने जजेस को अपॉइंट करना है तो उस पर्टिकुलर कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। एंड फॉर जजेस अदर देन सीजे, अगर चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो हैं उनसे करा जाएगा कंसल्ट, तब जाकर ही अपॉइंटमेंट होएगी। नेक्स्ट आ जाओ, What is the retirement age of a high court judge in India? भारत के अंदर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। क्या वो एज 60 ईयर होगी, क्या वो एज 62 ईयर होगी, या फिर 65 ईयर होगी, या फिर 70 ईयर होगी। तो क्या रहेगी रिटायरमेंट एज, तो आंसर 62 ईयर्स। आर्टिकल 217 बात करता है कि हाई कोर्ट का जो जज है वो रिटायर होंगे एट द एज ऑफ 62, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 65। तो ये हो गया 62 स्टेट के कंटेक्स्ट में। और अगर हम बात करें यूनियन की तो वो हो गया आर्टिकल 65 के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है ओवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स पे जुरिस्डिक्शन चलता है जिस हाई कोर्ट का, वो हाई कोर्ट कौन सा है। तो सबसे पहले आ गया, क्या वो बॉम्बे हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो आंसर आ गया गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट अर्लियर हैड जुरिस्डिक्शन ओवर असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। लेटर सेपरेट बेंचेस established. It historically had jurisdiction over the maximum number of state. कौन सा, गुवाहाटी। गुवाहाटी, अब जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर चलता है। तो ये आपने ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट आ जाओ, कौन सा आर्टिकल है ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाई कोर्ट को पार देता है इशू करने का रिट्स को। अब ये रिट्स क्या होती हैं, रिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिक्री या फिर जुडिशियल ऑर्डर या फिर जनरली हम बोल देते हैं स्टे लगा देना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिट्स इशू करना। तो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को पार देता है इशू करने का रिट्स। तो क्या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, आंसर यस। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है, अगेन आंसर यस। तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट जो है वो भी रिट इशू करता है। तो अब हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछा गया है, क्या अंडर आर्टिकल 32 है, या आर्टिकल 226 है, या आर्टिकल 227 है, या आर्टिकल 124 है। बेटा आर्टिकल 124 के अंदर तो हमने बात कर दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। आर्टिकल 226 होगा इसका राइट आंसर। तो हाई कोर्ट को जो पार मिली हुई है रिट इशू करने की वो किस आर्टिकल के अंदर है, अंडर आर्टिकल 226। अब देख ले जरा, तो हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स किस चीज के लिए करी जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए या फिर अदर लीगल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए अंडर आर्टिकल 226, जो कि बताता है इनकी जुरिस्डिक्शन वाइडर है
देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात आपको छोटी सी लग रही है बट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसी? देखो, एक तरफ आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ आ गया हाई कोर्ट, दोनों क्या करते हैं? रिट इशू करते हैं, ठीक है। तो रिट्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जो वाइडर ज्यूरिसडिक्शन होगी वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ही रिट इशू करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स, बोथ केसेस में अंडर आर्टिकल 226 इशू करके देता है आपको रिट्स। बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स करके देता है। इसलिए जो आंसर जाएगा हमारा कि जो वाइडर ज्यूरिसडिक्शन है, वाइडर ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ रिट्स, वो किसके पास है? आंसर हाई कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास वाइडर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट के पास वाइडर ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ रिट्स आपको मिलेगी। रीजन आपको बता दिया, रीजन क्या है? हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स in two cases, legal for the enforcement of legal rights as well for the enforcement of fundamental rights under article 226. That is the main reason. If we talk about Supreme Court can only issue the writ only for the enforcement of fundamental rights, not for the enforcement of legal right. But Supreme Court can hear the appellate jurisdiction in case of legal right. Means सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगल राइट के केस में एपिलिएट जुरिस्डिक्शन को देख सकता है, बट डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की नहीं होएगी। किसके ऊपर? लीगल राइट के ऊपर। पिक्चर क्लियर? चलो, अच्छा, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट का अंडर किस आर्टिकल आएगा? अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट, द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत के अंदर जो पहला हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ वो कहाँ हुआ? सबसे पहला बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट जो है, आंसर हमारा आ गया कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट जो था ये एस्टैब्लिश हुआ कब? 1862 के अंदर, और उसके बाद हुआ है एस्टैब्लिश बॉम्बे हाई कोर्ट, फिर एस्टैब्लिश हुआ है मद्रास हाई कोर्ट। डन। नेक्स्ट आ जाओ, which article provides that the high court shall be a court of record? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। देखा जाए तो जब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है मैराथन कंडक्ट करें अपना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, बाकी जिस तरह से स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी। अगर आपको लगता है कि मैराथन आपको चाहिए तो बताओ कि किस सब्जेक्ट की चाहिए। जीएस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको जीके में ज़्यादा वीक लग रहा है अपना, या आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की मैराथन रखी जाए, या आप चाहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैराथन रखी जाए? तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताना, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि ये क्या है। तो जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल के अंदर जाएगा? सबसे पहले जो कोर्ट रिकॉर्ड रखता है वो ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो ये तो बेटा कोई भी कोर्ट हो गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपका हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, ये तो सबके पास होगा। तो हाई कोर्ट के पास जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है
वो आर्टिकल 214 के अंडर है, या आर्टिकल 215 के अंदर है, या आर्टिकल 217 के अंडर है, या फिर अंडर आर्टिकल 226 के है। तो आर्टिकल आ गया हमारा 215। आर्टिकल 215 क्या बोलता है कि कोई भी हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है एंड शैल हैव द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और इनके पास पावर है कि अगर आप किसी को पनिश करना चाहते हो, मतलब जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है, कोर्ट की अवहेलना करी है, तो अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा है तो आपको पनिश करने की पावर दी गई है। नेक्स्ट आ जाओ, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आएंगे, या उस कंसर्न्ड स्टेट के गवर्नर जो हैं वो दिलवाएंगे, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं वो उन्हें दिलवाएंगे ओथ। बेटा बात ओथ की हो रही है तो सोच समझ के आंसर देना है। तो कौन दिलवाएगा ओथ? तो गवर्नर जो होंगे स्टेट के वो दिलवाएंगे, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। अगर तो इनको अपॉइंट करने की बात हुई तो अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें इनको ओथ कौन दिलवाएगा, तो ओथ दिलवाएंगे गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ओके जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है अब वो आता है हमारा एविडेंस के अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हमारा है क्या? ग्लोबल पीस इंडेक्स। शांति का जो इंडेक्स है वो रिलीज हो चुका है 2025 का। तो डीप डाइव करी गई इनटू ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड राइजिंग टेंशंस। एक्सप्लोर करा गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अंदर। रैंकिंग 163 कंट्रीज को दी गई। पीस के बेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बेस के ऊपर, या मिलिटराइजेशन हो रही है उसके बेस के ऊपर, तो पैरामीटर्स रखे गए। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जो है इसके अंदर हम देखते हैं पहले ये है क्या। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है क्या? ग्लोबल पीस इंडेक्स एक एनुअल क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, नंबर 1। तो मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स एनुअली आपकी इसकी रिपोर्ट आएगी और इससे इवैल्यूएट क्या किया जाता है? पीस इवैल्यूएट करी जाती है। और पीस इवैल्यूएट जो की जाती है वो कितने इंडिकेटर्स के बेस के ऊपर की जाती है? आंसर 23 इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। और जो 23 इंडिकेटर्स देखे जाएंगे वो कितने मेन डोमेन में से देखे जाएंगे? तो आंसर 3 मेन डोमेन में से 23 इंडिकेटर्स अगर सबके फुलफिल हो रहे हैं तो वो जिसके सबसे ज़्यादा फुलफिल हो रहे हैं आउट ऑफ 23 वो टॉप रैंकर होगा। जिसके सबसे कम फुलफिल हो रहे हैं वो बिल्कुल पता ही आपको। तो सबसे पहला डोमेन जो है वो क्या है? सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बेस के ऊपर। ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है तो आपको पता है यूक्रेन रशिया जैसे वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। तो कितने डोमेन हो गए मेजर? 3 डोमेन हो गए। तो क्या क्या क्वेश्चन बन गया? सबसे पहले जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो क्या एनालिसिस करता है? पीस को एनालिसिस करता है। कितने मेजर डोमेन्स के अंदर? 3 मेजर डोमेन्स के अंदर। कितने इंडिकेटर्स के बेस के ऊपर? 23 इंडिकेटर के बेस के ऊपर। कितनी कंट्रीज के अंदर से ये चीज़ें निकाली जाएंगी? इंडेक्स जो बन रहा है हमारा आउट ऑफ 163 कंट्रीज। डोमेन कितने बताए? 3। कौन कौन से डोमेन बताए हैं आपके सामने है, तो दिमाग में रखने हैं तीनों के तीनों डोमेन। नेक्स्ट आ गया अब इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए हम ग्लोबल पीस इंडेक्स के ऊपर। तो इंडिया का रैंक 115th आउट ऑफ 163 नेशन। जीपीआई स्कोर ऑफ 2.229 जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है 0.58% इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस ईयर। इंडिया अब देखो अगर देखा जाए तो कहने का मतलब 2025 के अंदर 115, 24 के अंदर 116, 2023 के अंदर 126, 139.2020 और रैंक 141 2019 के अंदर। तो आपको क्या इंडिया का रैंक याद करना है? बिल्कुल दिमाग में रखना है इंडिया का रैंक। नेक्स्ट आ जाओ, अब देखते हैं हम एक तरफ रैंक लिखा हुआ है, कंट्री लिखी हुई है,
जीपीआई स्कोर कितना है और रीजन क्या है। तो जीपीआई स्कोर आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि किस कंट्री को क्या रैंक मिला हुआ है और कौन सी कंट्री किस रीजन के अंदर फॉल कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करें लगातार पीस मेंटेन करने वाली कंट्री आइसलैंड। रीजन कौन सा पड़ रहा है इसका, यूरोप, नंबर 1। दूसरा है आयरलैंड और ये रीजन कौन सा पड़ रहा है, अगेन आंसर यूरोप। थर्ड है जी न्यूजीलैंड, रीजन कौन सा, ओशियानिया। ओशियानिया के बाद न्यूजीलैंड के बाद आ गया फोर्थ रैंकर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया है बेटा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कहाँ, कौन सा रीजन, अगेन यूरोप। स्विट्जरलैंड, रीजन कौन सा, अगेन आंसर यूरोप। तो कहने का मतलब देखा जाए तो यूरोप तो बहुत बेस्ट हुआ फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो एनुअली रिलीज होता है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनुअली इस इंडेक्स को रिलीज करती है, कौन से इंडेक्स को, ग्लोबल पीस इंडेक्स को रिलीज करती है। सबसे पहला, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब यूएनडीपी है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म करनी पड़ेगी यूएनडीपी। और यूएनडीपी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और दूसरा, कब एस्टैब्लिश करा गया था यूएनडीपी। नेक्स्ट आ जाओ, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, या ये करता है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये करती है रिलीज इस पूरे के पूरे स्कूल को। तो देखते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ये करती है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि एक सिडनी बेस्ड थिंक टैंक है जो पब्लिश करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को एवरी ईयर। जितने स्टार आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे उतने स्टार लगाएं, क्योंकि इंडेक्स बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ, विच कंट्री रैंक्ड एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अंदर कौन सी कंट्री टॉप रैंकर कंट्री है। पहला स्विट्जरलैंड है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है या फिर डेनमार्क है। तो अभी अभी आंसर हमने करा है, आंसर आइसलैंड जो कि कंसिस्टेंटली टॉप रैंकर है। जीपीआई जिसका टॉप रैंकर है जा रहा है 2008 से, जब से ये चीज स्टार्ट हुई है। कौन सी कंट्री है विच इज रैंक्ड एज द लीस्ट पीसफुल इन 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार लीस्ट पीसफुल मानी गई है वो कंट्री, येमेन, सूडान, यूक्रेन, रशिया। अभी अभी मेरे मुंह से निकला भी था, कोई 5 मिनट पहले हमने ये बात करी कि जहाँ पे हमने इंटरनेशनल डिस्प्यूट या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, तो मैंने आपको बोला कि यूक्रेन रशिया का सीन जैसे चल रहा है। तो अब इसमें फर्स्ट टाइम जो कहते हैं लीस्ट पीसफुल कंट्री कंसिडर हो रही है वो कौन सी है, रशिया इज रैंक्ड एट लीस्ट पीसफुल कंट्री इन 2025, और वो भी बिल्कुल पहली बार, फॉलोड बाय यूक्रेन है, उसके बाद सूडान, डीआरसी एंड येमेन। सारी बात दिमाग में रखनी है क्योंकि अभी तक भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना इनका। कौन सा ऐसा रीजन है रिमेन्स द मोस्ट पीसफुल जो रहा 2025 के अंदर, क्या वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप है। कौन सा, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है जो क्या रहा, मोस्ट पीसफुल रहा। एशिया पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिका है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, मोस्ट पीसफुल इन 2025। तो आंसर आ गया हमारा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो कि आपको पता ही था आंसर। कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट पीसफुल रीजन, हाउसिंग 8 ऑफ द 10 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। नेक्स्ट आ जाओ, अगला न्यूज आर्टिकल आता है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेकर। कौन सा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बेटा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, तो वो आपके यूएनओ के ऑर्गन्स में आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हम यहाँ पे कर रहे हैं बात किसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने रिसेंटली साइन करा है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि इम्पोज कर रहा है कुछ सैंक्शंस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ इजराइल और क्लोज यूएसएलए के वजह से हो रहा है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़ी हम बात देख लेते हैं। तो ये बात है क्या,
ये स्टैब्लिश हुआ था 2002 के अंदर। नंबर 1 किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कब हुआ? 2002 के अंदर स्टैब्लिश हुआ। टू होल्ड टू अकाउंट दोज गिल्टी ऑफ सम ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट क्राइम। तो कहने का मतलब वर्ल्ड वर्स्ट क्राइम को देख रहा है ये। एक बार रीड करो इस आर्टिकल को। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आ जाओ। इट इज द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। तो ये अकेला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये एस्टैब्लिश हुआ इंटरनेशनल एग्रीमेंट से। द रोम स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। कब? 17 जुलाई 1998। कब की बात हो रही है? 17 जुलाई 1998 की बात हो रही है। रोम स्टैट्यूट सेट आउट द कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को ये सेट आउट करता है। उसके बाद स्टैट्यूट जो है वो एंटर हुआ था फोर्स में, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई है इस लॉ की? 1 जुलाई 2002 को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, तो जजेस की बात करें तो कोर्ट के अंदर 18 जजेस हैं, नंबर 1, और डिफरेंट मेंबर कंट्री से ये जजेस आते हैं। नॉन रिन्यूएबल 9 ईयर टर्म होती है इनकी, रिन्यू नहीं होती है टर्म, नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार बन गए तो मतलब बन गए। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी की बात करें, कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस, तो इसमें 3 जजेस जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, प्रेसिडेंट एंड 2 होंगे वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्ट होते हैं फ्रॉम अमंग द जजेस, जो मेंबर कंट्री हैं उनमें से। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ये रिप्रेजेंट करता है कोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हेल्प विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क ऑफ द जजेस, उसमें हेल्प करेगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो रिलेशन है विद यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द रोम स्टैट्यूट के, ये प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रिलेशनशिप विद द यूएन। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 2। नेक्स्ट आ जाओ। While not a United Nation organization, the court has a cooperation agreement with the UN. UN के साथ इसका cooperation agreement है। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अभी तक हमने बात करी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो उसमें आपको 2 ही बातें याद करनी है। उसकी प्रेसिडेंसी क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शन उसके क्या हैं, और उसका जो अग्रीमेंट है यूएन के साथ वो किस तरह का अग्रीमेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम बात करें आईसीजे की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बेटा ये लोकेटेड है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। इंडिया अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है? तो आंसर नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसीलिए हम इस टॉपिक को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी कंट्री है जो कि विच कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली, किस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी रिसेंटली इम्पोज करी हैं कुछ सैंक्शंस आईसीसी ऑफिशियल्स पे, जिसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं जजेस, प्रोसिक्यूटर्स ओवर इन्वेस्टिगेशंस into war crime by US and Israeli nationals। तो अभी हमने करी है सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो अभी हमने कराई है न्यूज आर्टिकल, तो आंसर क्या आ गया? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। विच यूरोपियन कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ बिल, किस यूरोपियन कंट्री के पार्लियामेंट ने अप्रूव करा एक बिल 2025 के अंदर टू विड्रॉ फ्रॉम द आईसीसी, से विड्रॉ करने के लिए, और इसे बोला है एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशन। इतनी बड़ी बात बोल दी। क्या वो कंट्री हंगरी है, या वो कंट्री पोलैंड है, या वो कंट्री रोमानिया है, या वो कंट्री बुल्गारिया है? किस कंट्री ने ये बात बोली है कि ये कंट्री, ये आईसीसी जो है वो तो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर आ गया हंगरी ने बोला है। हंगरी का पार्लियामेंट अप्रूव्ड हुआ है, पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है विड्रॉल बिल, जो कि 2025 के अंदर एविडेंस में आया, और फर्स्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर है जो कि ऐसा स्टेप ले रहा है, और आईसीसी को एक पॉलिटिकल बायस बता रहा है। द विड्रॉल टेक इफेक्ट 1 ईयर आफ्टर नोटिफिकेशन के बाद 1 साल के अंदर ये विड्रॉल कर लेगा। नेक्स्ट आ गया, तो याद रखना है हंगरी। नेक्स्ट आ गया लास्ट हमारी न्यूज, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक
2025 के अंदर रिलीज हुई बाय सेक्रेटरीट ऑफ द रामसर कन्वेंशन। अब ये जो ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट है वो है क्या? अब इसके अंदर कवर करा गया है वेटलैंड रिपोर्ट के अंदर इनलैंड फ्रेश वाटर, कोस्टल और मेरीन वेटलैंड एक्सटेंडेड ओवर 1800 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर ये रिपोर्ट जो बनकर आई है। वेटलैंड डिग्रेडेशन के ऊपर इनका क्या कहना है? तो क्या बोला है? 22% ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड have been lost since 1970। 1970 से लेके अब तक वर्ल्ड लेवल पर 22% का वेटलैंड डिग्रेडेशन जो है वो हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट, more wetland are reported as being in poor condition for lower income, lower middle income countries. Africa wetland are among the most degraded globally। अफ्रीका के जो वेटलैंड हैं वो सबसे ज़्यादा ग्लोबली क्या हो रहे हैं? डिग्रेड हो रही हैं। तो कहने का मतलब अगर डिग्रेडेशन हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी ये चीज़। नेक्स्ट आ गया द रामसर कन्वेंशन स्ट्रेटेजिक गोल अलाइन विद द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट। इसको देख रहा है थ्रेट जो फेस करे गए बाय वेटलैंड, इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है? नंबर 1 अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता जा रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां देखा वहां जंगल साफ करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कॉलोनीज नई नई आ गई, नए नए फ्लैट आ गए, नए नए प्लॉट्स आ गए, ये करते जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन तो हो ही रही है। सेशल ने इशू करा है वर्ल्ड का फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लू बॉन्ड है तो मतलब आपको पता ही है किससे रिलेटेड होएगा। रामसर कन्वेंशन जो कि 1971 के अंदर आई थी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जो कि प्रोवाइड करती है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि कंजर्व करने की बात करता है, वाइज यूज करने की बात करता है, किसकी? वेटलैंड की, और ना कि उसके रिसोर्सेज की। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई करा कब? 1982 के अंदर इस ट्रीटी को। तो कौन प्रोड्यूस करता है? ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट जो आई है उसे किसने प्रोड्यूस करा है, या इससे पहले कौन प्रोड्यूस करता रहा? क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसके पीछे है, यूएनईपी इसके पीछे है, या सट्रप इसके पीछे है, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN इसके पीछे है, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसके पीछे है? तो नाम से क्लियर हो रहा है जो एडिशन आता है बेटा इसका वेटलैंड आउटलुक का, वो प्रोड्यूस करता है साइंटिफिक और टेक्निकल रिव्यू पैनल सेट्रेप के अंदर आता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के ऊपर। तो हमेशा यही इशू करते हैं। तो कितने हेक्टेयर वेटलैंड है जो कि लॉस्ट हो चुका है ग्लोबली 1970 से लेकर? 200 मिलियन हेक्टेयर, 300 मिलियन हेक्टेयर, 411 मिलियन हेक्टेयर, या फिर 500 मिलियन हेक्टेयर। अभी हमने बात करी है न्यूज़ के अंदर क्या है, 411 मिलियन हेक्टेयर वेटलैंड जो हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं सिंस 1970। कितना परसेंटेज ग्लोबल वेटलैंड का डिक्लाइन हो चुका है? एक्सटेंट डज दैट रिप्रेजेंट? क्या 15%, 22%, 30% या फिर 40%? जिस टाइम पे मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा रही थी उसी टाइम मैंने आपको बताया कि भाई ये इतना परसेंट है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बेटा हमारा इसका दिस लॉस कॉरस्पॉन्ड टू अबाउट 22% डिक्लाइन हो चुका है ग्लोबल वेटलैंड एरिया का। What is the average annual rate of global wetland loss? एनुअल एवरेज रेट क्या है जो ग्लोबली वेटलैंड डिग्रेड हो रहे हैं? क्या वो 0.10% पर ईयर है या फिर कुछ और है? तो ये आपका हमने न्यूज़ में भी कवर नहीं करा, इसलिए डायरेक्ट इसको लर्न करना है। ऑप्शन बी, एवरेज रेट जो वेटलैंड लॉस का अप्रॉक्सीमेटली वो कितना है? 0.52% पर एनम है। According to the report, without urgent action, what fraction of the world's remaining wetland risk vanishing by 2050? Most important report, most important report। 2050 तक ये कितना और डिक्लाइन हो जाएगा हमारा वेटलैंड? 10%, 20%, 30% या 50%? तो आंसर अप टू 1/5 मतलब 20% ऑफ रिमेनिंग वेटलैंड जो अभी रह गया है ना उसका 20% वैनिश हो जाएगा 2050 तक without urgent action. Which of the following is not identified and as one of the 11 broad wetland type
जो कि इवेल्युएट करे गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, क्या वो सी ग्रास है, कोरल रीफ है, लेक्स हैं, डेजर्ट एरिया है? तो हमें पता ही है कि इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। कौन सा आंसर? ऑप्शन डी, तो मतलब डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तान वाला एरिया है। नेक्स्ट आ गया, कौन सा रीजन है वेटलैंड का जो हाईलाइटेड है एज अमंग द मोस्ट डिग्रेडेड ग्लोबली? सबसे ज्यादा डिग्रेड हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, वो कौन से वेटलैंड हैं, किस रीजन के हैं? यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, अफ्रीका के या ओशियाना के? अभी अभी हमने आंसर करा इसका, तो आंसर अफ्रीका के जो हैं वेटलैंड वो ग्लोबली सबसे ज्यादा क्या हो रही हैं? डिक्लाइन हो रही हैं। Where and when was the Global Wetland Outlook 2025 launch? ये कहाँ लॉन्च करी गई ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025 की? तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब नैरोबी, मतलब कीनिया, 15 जुलाई 2025 को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के साथ हम कर रहे हैं वाइंड अप आज के जो करंट अफेयर्स हैं हमारे वो। तो क्लास के एंड के अंदर मैंने आपको फिर से वही, मैंने बीच में 2-3 क्वेश्चन आपसे पुट करे हैं, उनके आंसर जो हैं वो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर देने हैं। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ की डिमांड है आपकी, कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कवर अप करा जाए, तो वो भी आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखनी है। क्योंकि कमेंट सेक्शन के ऊपर अगर टीचर ध्यान देता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सी कमियों को, जो मेरी डिसएडवांटेज, जो मेरे को नहीं पता आपको पता होंगी, वो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है? और फिर उसको हम सुधारेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट प्लान है हम अपना उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब आप रखें आप अपना ध्यान, और जितना पढ़ाया गया उसको करें रिवाइज। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।